बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स दैट आर यूज टू स्टडी सेल। तो वी नो दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लाइफ है वो सारी की सारी लाइफ डिपेंड करती है सेल पे। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आजकल जो लेक्चर होगा वो ये होगा कि हम जो सेल, चूंकि माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, सेल का साइज नॉर्मली, जो सेल का साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक होता है। ये एक एवरेज साइज की बात कर रहे हैं हम, यूकैरियोटिक साइज सेल की। तो इस सेल को स्टडी करने के लिए हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्योंकि अगर हम सेल को देखना चाहें तो सेल को देखने के लिए तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज़ यूज, मगर चूंकि सेल में मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं, सेल वॉल होती है, प्लांट सेल की बात करें इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। तो हमें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी करना होता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, मुख्तलिफ फंक्शंस को स्टडी करने के लिए और सेल की फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन टेक्निक्स पर डिटेल से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द बायोलॉजी वो है सेल। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हुआ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या ये मल्टी सेलुलर हो, unicellular or multicellular, both are composed of cells। तो ये सारे किससे मिलकर बने हैं? ये सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो बेसिक यूनिट है तमाम जानदारों का, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो वन सेल से मेड अप होते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल, फॉर एग्जांपल अमीबा आ गया, प्रोकैरियोटिक सेल आ गए, प्रोटोजोन आ गए, ये यूनिसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोर देन वन सेल से कंपोज होते हैं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनेंगे? सेल से मिलकर बनेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, इसको हम सेल कहते हैं, क्योंकि सेल तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शंस होते हैं वो उसके सेल के फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं। तो सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने बात की है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो वो तमाम के तमाम किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? वो सेल्स है। एक जनरल बात हमें पता होना चाहिए फॉर जनरल नॉलेज के जो सबसे ओल्डेस्ट एक्यूरेटली लाइफ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम कहते हैं यू बैक्टीरियम आइसोलेटम। इसकी जो एज है वो 3.5 बिलियन ईयर, या इट इज कॉल्ड 3.35 मिलियन ईयर्स। तो the first bacteria that was isolated before 3.5 billion years ago, तो उसका जो नाम था वो था यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। अब सेल थ्योरी क्या होती है? मॉडर्न सेल थ्योरी पर हम बात करेंगे तो उसको जो सेल थ्योरी है, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट, श्लाइडन एक बॉटनिस्ट था और शवान जो एक जोलॉजिस्ट थे 1838 और 1839 में। श्लाइडन बॉटनिस्ट इन 1839 और शवान जोलॉजिस्ट इन 1839, दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पॉइंट्स कौन से हैं? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने बात की, अगर यूनिसेलुलर होगा तो एक सेल से मिलकर बनेगा, अगर मल्टी सेलुलर होगा तो मोर देन वन सेल से मेड अप ऑफ होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक कंपोजिशन क्या है? सेल है। तो सेल हम कह सकते हैं बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ। All new cells arise from the pre-existing cells by the cell division। तो ये जो कंसेप्ट है कि all
cells arise from the pre-existing cells. एक सेल होगा, वो सेल जब डिवाइड करेगा तो उससे डाटर सेल प्रोड्यूस होंगे, और इस पॉइंट ने ए बायोजेनेसिस के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। ए बायोजेनेसिस का जो कंसेप्ट था वो मुकम्मल तौर पर नेग्लेक्ट हो गया, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया इस पॉइंट ने कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। तो सेल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेल कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो दिस जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए। तो डीएनए is packed in the form of the chromosome. तो cell contain hereditary material of an organism which is passed from parents to daughter cell। और यही जो hereditary material है जिसको हम डीएनए कहते हैं, यही डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, और यही डीएनए तमाम एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है सेल की। तो ऑल सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल। तो it is responsible for the transmission of characters from parents to offspring, and it also control all the activities of the cell. सेल थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सेल में टेक प्लेस होते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल्स में, उनको हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिज्म सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मेटाबॉलिज्म में या तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे या तो बॉन्ड्स की सिंथेसिस होगी। अब जब ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और जब सिंथेसाइज होंगे तो एनर्जी स्टोर होगी। तो मेटाबॉलिज्म सेल के लिए बहुत जरूरी है। सेल रिस्पायर करते हैं तो मेटाबॉलिज्म, सेल एक्सक्रीट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म, सेल फोटोसिंथेसाइज करते हैं प्लांट सेल तो मेटाबॉलिज्म। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से कंपोज हैं, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से ड्राइव्ड हैं, और तमाम सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस हर सेल में होते हैं। ऑल सेल्स कंटेन 4 कंपोनेंट्स कॉमन। तमाम सेल्स में 4 कंपोनेंट कॉमन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होगी, साइटोप्लाज्म हर सेल में होगा, न्यूक्लियर मटेरियल हर सेल में होगा, और राइबोसोम हर सेल में होगा। ये 4 कंपोनेंट हर सेल में कॉमन होते हैं। इसको हम डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन द सेल बायोलॉजी, असल बात पे आते हैं। Various techniques have been used for isolating and examining various cell components। चूंकि सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियर मटेरियल। तो इन तमाम मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड for isolating and examining various cell components। अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी जो कॉमन टेक्निक्स हैं? नंबर 1 इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपी, नंबर 2 इज कॉल्ड द स्टेनिंग, नंबर 3 इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको सेल फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं, सेल एंड टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रो डाइसेक्शन एंड माइक्रोमीट्री। ये हमारे कोर्स में मौजूद हैं, इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। Starting with the microscopy. What is microscopy? माइक्रोस्कोपी एक टेक्निक है। माइक्रोस्कोपी क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक टेक्निक है। लेकिन अब ये टेक्निक कौन सी है? ये टेक्निक है, माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक। इट इज अ टेक्निक ऑफ व्हाट? इट इज अ टेक्निक दैट यूज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तमाम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो अब माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, और माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो दैट इज अ स्मॉल एंड स्कोप इज टू लुक। To look small objects, we use an instrument that
is called a microscope. तो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू लुक स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं हमारे सामने, ये इस डायग्राम में ये इसके ऑकुलर लेंस होते हैं, इसको हम आईपीस भी कहते हैं। ठीक है, ऑकुलर लेंस, आईपीस। इसके बाद हमारे पास ये इसका हेड आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास की आर्म आ गई। आर्म के बाद ये नोज पीस आ जाते हैं। नोज पीस के साथ ही यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाता है। ठीक है, ये पर नोज पीस है, ये नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है। फिर ये स्टेज है, स्टेज में हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट है, फिर ये कोर्स एडजस्टमेंट है, फिर फाइन एडजस्टमेंट है, इसकी बेस है। यहाँ पे इसको हम लाइट स्विच ये हमारे पास मौजूद है, और ये ब्राइटनेस को तेज और ज्यादा करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम इस्तेमाल। अब माइक्रोस्कोपी क्या होता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे, इस टेक्निक को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपी। Microscopy is a technique that use microscope to observe, to see microscopic organism. Microscopy is a technique that use microscope. Microscope वो टेक्निक जिसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। Microscopy makes a very valuable contribution to our understanding of cell. तो माइक्रोस्कोपी ही की मदद से हमने सेल को सही तौर पर अंडरस्टैंड किया है। हमें कि सेल के कौन से पार्ट्स हैं, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है, सेल में सेल वॉल कहाँ पे है। तो ये मुख्तलिफ सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रोस्कोपी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। अब माइक्रोस्कोपिक टर्म जो हम जब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने दो टर्म्स आती हैं। एक टर्म है रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप और दूसरी टर्म है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। Resolution of microscope and magnification of the microscope are two important terms that are used in the microscopy. अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन वर्सेस मैग्निफिकेशन की। तो जितने बायोलॉजिस्ट हैं जो सेल को स्टडी करते हैं, वो डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेल को एग्जैक्ट डिस्क्राइब कर सकें और सेल के डिफरेंट पार्ट्स को आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकें। तो उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल है सेल को स्टडी करने के लिए वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वेरी यूजफुल, लेकिन चूंकि इट इज लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ एनर्जी इट इज यूज्ड, ये लाइट इस्तेमाल करती है तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। ये इतना हमें डिटेल स्टडी प्रोवाइड नहीं करती सेल की। लिमिटेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। तो किसी भी जो माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन है उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट एज बीइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि दो ऑब्जेक्ट्स कितना एक दूसरे से फासले पर है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनको हम कितना फासले से देख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, के दो ऑब्जेक्ट्स में फर्क को बयान करना कि ये ऑब्जेक्ट ताकि हमें इलादा नजर आए, इसको हम रिजॉल्विंग पावर कहेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर की डिफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश और टू डिफरेंशिएट close objects that are being separate from each other, that is called resolving power. रिजॉल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की होती है ये 250 नैनोमीटर की होती है। तो ये 250 नैनोमीटर 500 टाइम ज्यादा रिजोल्यूशन पावर है देन द नेकेड आई। ह्यूमन आई जो डिफरेंशिएट कर सकती है दो ऑब्जेक्ट को जो सिर्फ 1 mm अपार्ट रखे हों। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान अगर 1 mm का फासला है तो हम इन दो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये 1 mm से कम होगा तो हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। Different light microscope have been developed with different resolution and magnification power। चूंकि मुख्तलिफ लाइट माइक्रोस्कोप हैं उनकी रेजोल्यूशन पावर भी डिफरेंट है और मैग्निफिकेशन पावर भी डिफरेंट है। अब जो सेकंड टर्म हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को, फॉर एग्जांपल ये एक
ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमन है, ये साइज तो इसका यही होगा, लेकिन हम देखने के लिए इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। द जूमिंग कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, मैग्निफिकेशन इज ए मींस ऑफ इंक्रीजिंग द एपेरेंट साइज। एपेरेंट मतलब है आरजी साइज, ठीक है। ये उसके आरजी साइज को क्या करते हैं, ज्यादा करता है, ताकि हम आसानी के साथ उसको रीड कर सकें, उसको हम स्टडी कर सकें। तो द इंक्रीज और the apparent size of the object being viewed to a reasonable size. With a light microscope, a specimen could quite easily be magnified by as much as 10,000 times. तो लाइट माइक्रोस्कोप आमतौर पर 1000 से 2000 टाइम करती है, लेकिन इसको हम 10,000 टाइम तक भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब बाजू का हमारे पास ये होता है कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, ठीक है। तो मजीद डिटेल डिस्कस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो 1940 में अर्नेस्ट रुस्कर ने जिसको डिस्कवर किया। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी इन्वेंशन जो थी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, वो अर्नेस्ट रुस्कर ने की, इन्वेंट की है ये। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 1 मिलियन टाइम्स, मीन 10 लाख टाइम तक ये इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। वन रिसेंट इनोवेशन, द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज प्रोड्यूस्ड 3-dimensional इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक और माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो 3-dimensional इमेज भी हमें प्रोवाइड करती है। मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। चूंकि हम जब किसी भी स्पेसिमन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप से, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होंगे। अब बाकी जो बातें हैं, अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस की अपनी मैग्निफिकेशन होती है, और ये जहां पे लगा होता है आई पीस, यहाँ पे क्या लगा होता है, आई पीस, इसकी अपनी मैग्निफिकेशन पावर होती है, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं 10x, ज्यादातर 10x इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये 10x भी हो सकता है, ये 40x भी हो सकता है, और ये 100x भी हो सकता है। जब हम इस आई पीस को, इसको ऑकुलर लेंस भी कहेंगे, इस आई पीस के जरिए जब हम इसको किसी भी स्पेसिमेन को देखेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10x, और यहाँ पर भी 10x है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 100x हो जाएगी। उसका रूल ये होता है कि जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव लेंस अगर 10x है और आई पीस 6x है, आई पीस जो हमने जहाँ पे डिस्कस किया, ये आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस, हम इसको पहले फोकस करते होते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टडी करते हैं। अगर यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 6x है, तो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगी 60x। और यहाँ पे 40x इस्तेमाल किया ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पे 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्निफिकेशन पावर 240x बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है और आई पीस 10x है, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर 100x बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 40 है और यहाँ पे आई पीस 10 है, तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर 400x बन जाएगी। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10x, sorry, if objective length is 40x or eyepiece is 10x, what is the total magnification? So it will be the 10 multiplied by 40 is equal to 400. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो स्टैनिंग का। मोस्ट बायोलॉजिकल स्टैनिंग क्या होती है और इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादातर सेल्स हो गए, सेल ऑर्गेनेलिज हो गए, टिश्यूज हो गए, ये ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ होते हैं। तो मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। इसलिए कुछ टेक्निक्स चाहिए होते हैं जो उनको कंट्रास्ट दे सकें, जो उनको डिफरेंशिएट कर सकें कि डिफरेंट कौन सी स्ट्रक्चर है, ये उसकी सेल वॉल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये उसका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो उसके लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो स्टैनिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैनिंग कौन सा मेथड होगा? स्टैनिंग इज अ मेथड दैट गिव स्पेसिफिक कलर टू द स्पेसिमेन, टू द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्यों?
क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो स्टेनिंग अगर डिफाइन करें तो ये प्रोसेस है इन विच सेल्स और टिश्यूज आर कलराइज विद पार्टिकुलर स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन और स्टडी। तो हम उसको कलर करेंगे। अब कलर क्यों करेंगे? ताकि उसकी हम प्रॉपर स्टडी कर सकें। अब किससे कलर करेंगे? डाई से कलर करेंगे। ठीक है, coloring of an object or a specimen with a specific dye to produce a specific color। ठीक है, और फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसको हम स्टेनिंग कहते हैं। तो सिंपल वे में स्टेनिंग क्या होगा? स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी सेल या टिश्यू को हम कलराइज करते हैं एक पर्टिकुलर स्टैंड के साथ, ताकि उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसको हम स्टडी कर सकें। केमिकल सोल्यूशन आर डाइज दैट इज यूज्ड इन स्टेनिंग फॉर प्रॉपर कलरेशन। तो वो केमिकल जो आर डाई जो हम कलरिंग के लिए इस्तेमाल उसको हम बोलते हैं स्टेन्स। ठीक है, तो स्टेन्स की मुख्तलिफ टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। सिंपल स्टैन क्या होती है? सिंपल स्टैन यूज सिंगल स्टैन फॉर स्टैनिंग। फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू हो गया, सेफ्रानिन हो गया। अगर हम इनको अलग-अलग इस्तेमाल करेंगे अकेले तो उसको हम सिंपल स्टैन कहेंगे। ठीक है, एक सिंगल डाई का इस्तेमाल, सिंगल कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल, सिंगल केमिकल का इस्तेमाल होगा तो सिंपल स्टैनिंग। डिफरेंशियल स्टैनिंग क्या होती है? डिफरेंशियल स्टैनिंग आर यूज मोर देन 2 स्टैंड्स फॉर स्टैनिंग। जब हम एक से ज्यादा स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा डाई इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग जो है ना, बेस्ट एग्जांपल है डिफरेंशियल स्टैनिंग की। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोक्रिया डिस्कस करेंगे ना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम स्टैनिंग क्या होती है। इसको हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में ग्राम स्टैनिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एक सेल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा कलर, तो इट इज अ नो स्टैनिंग, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सिंपल स्टैंड सिर्फ एक ही कलर दिया हमने। नेगेटिव स्टैंड वो होता है जिसमें हमारा स्पेसिमन स्टैंड नहीं होता, सिर्फ बैकग्राउंड स्टैंड होगा। और ये डिफरेंशियल स्टैंडिंग है, मुख्तलिफ जो सेल्स हैं, मुख्तलिफ जो सेल्स ने मुख्तलिफ कलर अडॉप्ट किए हुए हैं, हमने डिफरेंट कलर इस्तेमाल किए, तो जो डिफरेंट सेल्स ने डिफरेंट कलर जो है वो स्टैंड कर लिए, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल स्टैंडिंग। वाइटल स्टैंड क्या होता है? वाइटल स्टैंड वो होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे स्टैंड जिनको हम लो कंसंट्रेशन में लिविंग सेल पर इस्तेमाल करते हैं, लिविंग टिश्यू पर, उसको हम वाइटल स्टैंड कहते हैं। तो सर्टेन स्टैंड्स व्हेन यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन दैट आर नॉन टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू that can therefore be called used on the living materials। तो वो स्टैंड जिनको हम लिविंग मटेरियल को स्टैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम वाइटल स्टैंड कहते हैं। मिथाइलिन ब्लू और न्यूट्रल रेड आर द एग्जांपल ऑफ द वाइटल स्टैंड्स। काउंटर स्टैंड, टू स्टैंड्स में बी यूज्ड इन विच द सेकंड स्टैंड इज कॉल्ड काउंटर स्टैंड। जब हम दो स्टैंड इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल स्टैंड में, जो सेकंड स्टैंड को क्या बोलेंगे? उसको हम काउंटर स्टैंड कहते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स स्टैंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टैंड्स, हेंस इंक्रीज द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनको हम डिफरेंट स्टैंड से स्टैंड करते हैं। ठीक है, उसको हम डिफरेंट स्टैंड यूज करते हैं ताकि उनकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो ज्यादा हो जाए। तो ये हम एक चार्ट पे नजर दौड़ाते हैं कि एक प्रोफाइल है परमानेंट स्टैंड की। परमानेंट स्टैंड वो होता है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। द स्टैंड विच कैन नॉट बी रिमूव, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट स्टैंड। तो स्टैंड का नाम क्या है? एनिलीन ब्लू। फाइनल कलर ब्लू देगा। इसको हम इस्तेमाल करते हैं फंगल हाइफी और स्पोर्स के लिए। बोरॉक्स कार्माइन पिंक कलर देगा। न्यूक्लिक एसिड ओबिलिया कॉलोनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूसिन पिंक कलर या रेड कलर दे सकता है। साइटोप्लाज्म और सेलुलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूजन स्टैंड रेड और पर्पल कलर देगा। डीएनए पार्टिकुलरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन को या क्रोमोसोम को स्टैंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिशमन स्टैंड रेड पिंक और ब्लू देगा, ब्लड सेल्स को स्टैंड करते हैं। और मिथाइलिन ब्लू कलर देगा, न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं, स्टैंड करते हैं। और सेफ्रानिन रेड और या पर्पल कलर भी दे सकते हैं, न्यूक्लियाई लिग्निन और प्लांट टिश्यू को स्टैंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी स्टैंड्स, अ स्टैंड व्हिच कैन बी रिमूव इज कॉल्ड द टेम्पररी। वो स्टैंड जिसको हम रिमूव कर सकते हैं उसको हम टेम्पररी स्टैंड कहते हैं। तो एनिलीन सल्फेट येलो कलर देगा, लिग्निन को स्टैंड करते हैं। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू और ब्लैक कलर देगा, स्टार्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शेल्स सॉल्यूशन क्रोम या ये क्लोरीन जिंक और आयोडीन का होता है मिक्सचर, तो येलो ब्लू
और वायलेट कलर देगा तो लिग्निन, क्यूटीन, प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टेक्निक्स को डिस्कस किया। पहली टेक्निक कौन सी है? पहली माइक्रोस्कोपी है और दूसरी को हम स्टैनिंग कहते हैं। तो जो नेक्स्ट टेक्निक्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से फर्दर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वाचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन।